आज हम देखने वाले हैं शो टाइम। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि सूर्या और उसके परिवार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूर्या है एक जिम ट्रेनर जो कि ग्राउंड फ्लोर पर अपनी पत्नी शांति और बेटी वैष्णवी के साथ रहता है। सूर्या के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे तो उसका कोई अपना है नहीं। बाकी सूर्या और शांति की बात की जाए तो दोनों ने लव मैरिज की थी और क्योंकि शांति के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे तो उन्होंने शादी के बाद से अपनी बेटी का मुंह तक नहीं देखा। बाकी शांति के चाचा उसके पति के घर के पास ही में रहते हैं, जहां पर हर 2 साल में शांति के माता पिता आते रहते हैं, लेकिन वो शांति के घर नहीं आते। शांति हमेशा उनके लिए पूरा खाना पीना बनाकर तैयार रखती है। मतलब उसको लगता है जब चाचा के यहाँ रखें तो मेरे घर भी आएंगे, लेकिन उसके माता पिता नहीं आते। बेचारी इंतजार करती रह जाती है। तो चलिए अब आते हैं मूवी के पहले सीन पर, जहां हम सूर्या शांति के साथ 2 और परिवारों को देखते हैं जो सभी टेरेस पर अंताक्षरी वगैरह खेल रहे हैं। और सूर्य के जो फर्स्ट फ्लोर पे दोस्त रहता है जिसका नाम शंकर है, उसका परिवार भी यहाँ पर होता है। साथ ही सेकंड फ्लोर पर रहने वाले रमेश का परिवार भी यहाँ मौजूद होता है। और क्योंकि ये वीकेंड था तो सभी साथ में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। अब इन लोगों के खेलने के दौरान दोस्तों हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि इनकी कॉलोनी से गुजर रहा था। वो रात में एक्चुअली पेट्रोलिंग पे निकला होता है और इस इंस्पेक्टर का नाम है नरेश। तो नीचे नरेश को इन लोगों के शोर मचाने की आवाज आती है तो वो कांस्टेबल से कहता है कि जाकर थोड़ा उनको समझा दो, जिस तरह चिल्लाए ना पूरी कॉलोनी को दिक्कत हो रही है। तो कांस्टेबल भी नरेश की बात मानकर टेरेस पर चला जाता है और जाते ही उन सभी को खरी खोटी सुनाता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, इतनी रात को यहाँ पर हल्ला कर रहे हो, इस वक्त लोग सोते हैं और तुम यहाँ पे हल्ला कर रहे हो। अब दोस्तों कांस्टेबल की बात पर सूर्य के मुंह से निकलता है कि सर हम तो अपने घर में हैं, हम चाहे जो करें। इसके साथ शांति भी कहती है कि किसी ने कंप्लेन की है क्या हमारे खिलाफ। अब दोस्तों कंप्लेन तो नहीं की है। इस कारण से कांस्टेबल बोलता है कि कंप्लेन होगी तभी तुम ये बंद करोगे क्या, घर तुम्हारा है तो पूरे कपड़े उतार कर थोड़ी ना घूमोगी। और दोस्तों ये सुनते ही सूर्य कांस्टेबल से कहता है कि थोड़ा लेडीज से तमीज से बात कीजिए सर। जो सुनते ही दोस्तों नरेश वहां पे आ जाता है और सूर्य से कहता है कि तू ज्यादा हीरो बन रहा है क्या। फिर तो नरेश से शांति भी बहस करने लगती है कि जब कंप्लेन होगी तब आना, समझे। लेकिन दोस्तों बात को बिगड़ते देखकर शंकर बात को संभालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि सर छोड़ो, जाने दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन नरेश ने शायद सूर्य और शांति की बातों को अपने ईगो पर ले लिया था, इसीलिए वो शंकर से कहता है कि पुलिस स्टेशन आना और यही बात लिख कर साइन करना, जिस पर सूर्य का दिमाग खराब हो जाता है। वो पुलिस स्टेशन आने से इनकार कर देता है कि मैं आऊंगा ही नहीं। और इस पर कांस्टेबल सूर्य का कॉलर पकड़ लेता है, जिसे सूर्य हाथ से झटकाते हुए कहता है कि सर हम भी एमएलए और मिनिस्टर लोगों को जानते हैं, मिडिल क्लास समझकर जो ये बदतमीजी कर रहे हैं ना आप, ये ठीक नहीं है। पहले कंप्लेन लेकर आओ, उसके बाद देखेंगे, बाकी आप चुपचाप यहाँ से चले जाइएगा। और अब सच में कोई कंप्लेन तो थी नहीं तो नरेश को वहां से जाना ही पड़ता है, पर उसे सूर्य से बदला तो लेना ही था दोस्तों। इसीलिए वो मन ही मन कहता है कि बेटा आज तो कोई बात नहीं, अगला दिन मेरा होगा, तुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। और दोस्तों वो कहते हैं ना, पुलिस से ना तो दुश्मनी अच्छी और ना ही दोस्ती अच्छी। यही सूर्य के साथ हो गया। सूर्य और बाकी सब इसके बाद अपने अपने घर आ जाते हैं और जब सूर्य की बेटी और पत्नी सो जाते हैं तो शांति का कजन अशोक सूर्य से मिलने आता है। वो सूर्य को बताता है कि कल शांति के माता पिता आने वाले हैं और इस बार उन्होंने बोला है कि वो आपके घर आएंगे। अब यहाँ सूर्य को विश्वास नहीं होता क्योंकि शांति हर साल उनका इंतजार करती है लेकिन वो आते नहीं। इस पर अशोक कहता है कि ठीक है, कल खुद देख लेना, आ जाएंगे वो लोग। अगर वो आ गए ना तो आपको मुझे पार्टी देनी होगी। सूर्या जवाब देता है कि पार्टी तू ले लेना, लेकिन अभी ये बात तुम शांति से ना बताना, मैं नहीं चाहता कि उसे किसी तरह से दुख हो। अशोक कहता है ठीक है, कल मैं उनको स्टेशन लेने जाऊंगा और आपको वहां से निकलने से पहले कॉल करके बता दूंगा, बाकी आप अपना वादा ना भूलना है पार्टी का। इतना कहकर अशोक चला जाता है। अब अगर शांति के माता पिता सच में आ गए तो खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा, साथ ही उनके आने से पहले कुछ भी शांति को पता चले, ये भी सूर्य नहीं चाहता। मतलब एक तरह से वो चाहता है कि शांति को सरप्राइज मिले। तो वो जाता है शंकर के घर। उन्हें वो अपनी पूरी प्रॉब्लम बताने के बाद विनती करता है कि देखो, आप जिन कुक को हमेशा अपने यहाँ पर फंक्शन में बुलाते हो ना, उन्हीं को सुबह बुला लो और अपने यहाँ पर सारा खाने का इंतजाम करवा दो 7 बजे तक, बाकी मैं पैसे दे दूंगा। बस ध्यान रहे ये शांति को ना पता चले, इसीलिए बस मैं आपके घर से सब करवा रहा हूँ। शंकर तुरंत उस कुक को फोन करके सब कुछ बता देता है, जो कि सुबह 3 बजे आकर 5 बजे तक सब तैयार करके रख देता है। उसके काम से खुश होकर सुबह सुबह ही सूर्या भी उसे काम के दाम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देता है, जिसके बाद वो कुक भी दोस्तों अपनी खुशी खुशी वहां से चला जाता है और सूर्या भी अपने घर। पर वापस आते वक्त सूर्या का न्यूज़पेपर वाला उसे मिलता है, जिससे सूर्या को पता चलता है कि पुलिस इस कॉलोनी के वाइस प्रेसिडेंट से कॉलोनी के हर घर और परिवार के बारे में पूछ रही थी। सुनकर सूर्या की तो हवा टाइट हो जाती है। मतलब वो समझ चुका था कि नरेश ने शायद ठान लिया है कि वो मुझसे बदला लेकर रहेगा। अब दोस्तों सुबह सूर्या देखता है कि शांति सुबह नहा रही है। ये देखकर सूर्या उससे पूछता है तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई, आज क्या बात है। तो शांति कहती है अशोक का फोन आया था, बाकी बाहर आकर बताती हूँ। सुनते सूर्या को लगता है कि अशोक ने शायद शांति को सब बता दिया है, तो वो तुरंत ही अशोक को कॉल करके इस बारे में पूछता है
अशोक कहता है मैंने आपके फोन पे कॉल किया था जो कि शांति ने उठाया। अब अचानक से उनकी आवाज सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो बोल दिया आज का दिन काफी अच्छा है इसलिए आप लोगों को मंदिर जाना चाहिए। बाकी आप चिंता मत करो, मैं शांति को कुछ नहीं बताऊंगा। अब जब सूर्य ये बातें कर ही रहा होता है दोस्तों, तभी उसे बाहर रोड पर किसी की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो एक ऑटो वाला एक बुजुर्ग कपल को अपने ऑटो से जबरदस्ती उतार रहा था। ये देखकर सूर्य उसको रोकता है और इन सब में दोस्तों उस ऑटो वाले को सूर्य गलती से एक धक्का मार देता है, जिसपे वो ऑटो वाला सूर्य को फिर धमकी देने लगता है कि अच्छा बेटा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये मामूली ऑटो वाला समझने की, तुझे बताता हूँ अभी, तो बस वेट कर, तुझे आज ही पता चल जाएगा। इन सब के दौरान सूर्य उस ऑटो वाले से लगातार माफी मांग रहा होता है कि देखिए भाई साहब गलती हो गई, लेकिन वो सूर्य की एक नहीं सुनता और चला जाता है वहाँ से। अब उसके जाने के बाद सूर्य घर में वापस आता है जहाँ उसकी पत्नी मंदिर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रही होती है और बेटी भी उठ गई है। तो मंदिर जाने से पहले शांति सूर्य को दुकान से कुछ सामान लेने के लिए कहती है, जिसे सूर्य अपनी बेटी वैष्णवी के साथ लेने जाता है। इस दौरान सूर्य अपना फोन घर पर ही भूल गया था। वो दुकान से सामान लेता है और फिर सूर्य को दुकान वाला भी बताता है कि पुलिस इस कॉलोनी के बारे में लोगों से पूछताछ कर रही है, जो सुनकर सूर्य डर जाता है कि यार बात हो क्या गई है। और यहाँ पे सूर्य को पक्का यकीन हो जाता है कि वो नरेश मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। फिर वो दुकान वाले से भी कह देता है कि वो कल रात बताऊं क्या हुआ, एसआई से मेरी थोड़ी कहासुनी हो गई थी। दुकानदार कहता है उस एसआई की उम्र 50 से 55 के बीच थी क्या? सूर्य कहता है हाँ इतनी तो रही होगी। और ये सुनते दुकान वाला कहता है कि ये तुमने क्या किया, वो एसआई नहीं बल्कि सीआई यानी कि सर्कल इंस्पेक्टर नरेश है, वो थोड़ा टेढ़ा टाइप का आदमी है, उससे लोग बच कर ही रहते हैं। दुकानदार की ये बात सुनकर सूर्य अब घबरा जाता है कि यार ये तो गलती हो गई। और तभी वो देखता है कि वहां पर उसकी बेटी नहीं है दोस्तों, जिससे वो बुलाने जाता है। तो ठीक उसी वक्त दुकानदार के फोन पर शांति का फोन आता है जो कि सूर्य से बात करना चाहती है। सूर्य जब उस फोन को लेता है तो शांति की बात को सुनकर उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। सूर्य जल्दी से दुकानदार का फोन वापस करके दौड़ते हुए अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसे जब सूर्य चेक करता है तो वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा होता है, यानी कि मर चुका है। और शांति रोते हुए सारा उसको बताती है क्या हुआ। कहती है जब वैष्णवी यहाँ आई तो उसके साथ ये आदमी भी था जो कि वैष्णवी की चैन निकालने की कोशिश कर रहा था, जो देखते मैंने इस आदमी को पीछे से खींचा और ये सामने की दीवार से टकरा गया, फिर नीचे गिर गया। वो सूर्य से कहती है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया सूर्य। और दोस्तों सूर्य यहाँ अपनी पत्नी को किसी तरह शांत करता है और फिर अपनी बेटी के बारे में पूछता है जो कि अंदर बिल्कुल ठीक थी। तो सूर्य उसको देखने के बाद शांति से कहता है तुम सबसे देखो अब यही कहना कि जब दुकान से बिना बताए वैष्णवी घर आई तो ये आदमी उसे मिला जो कि दरवाजे पर ही तुमसे एड्रेस पूछने के बहाने आया, और फिर मैं भी कह दूंगा कि ठीक उसी वक्त मैं अपनी बेटी को ढूंढता हुआ वहां पर पहुंचा और तब मैंने देखा कि वो आदमी जबरदस्ती वैष्णवी के गले की चेन खींचने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने उसको धक्का दे दिया और ये आदमी गिरकर मर गया, जिससे इसकी जान चली गई। देखो तुम्हें सबसे यही बोलना है और मुझे भी, इससे सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा। ये चीजें जब सूर्य शांति से कह रहा होता है तभी अचानक से उस मर चुके आदमी का फोन बजता है दोस्तों, जिसे सूर्य हड़बड़ी में काटने के बजाय उठा लेता है। और ये फोन उस आदमी की बीवी और बच्ची का होता है जो कि उसको जल्दी घर वापस आने के लिए बोल रही होती है। सुनते ही सूर्य जल्दी से फोन काट कर ऑफ कर देता है और यहाँ दोनों पति पत्नी इस बात से बड़े दुखी होते हैं कि अनजाने में किसी का परिवार उजड़ गया। बताओ शांति तो खुद को माफ भी नहीं कर पा रही होती है। इसी दौरान दोस्तों सूर्य को अशोक का फोन आता है जो सूर्य से बताता है कि ट्रेन 1 घंटे लेट है, पर आप चिंता ना करें, उनको लेकर मैं सीधा घर आ जाता हूँ। और अब सूर्य शांति के पास जाकर कह देता है कि देखो बात ये थी कि आज तुम्हारे माता पिता आने वाले हैं, एक काम करो उनके आते ही तुम उन्हें मंदिर लेकर जाओ और फिर तुम वैष्णवी को लेकर उनके साथ उनके घर चले जाना, इससे तुम दोनों सेफ रहोगी। तो शांति सूर्य से कहती है उन्होंने 7 साल मेरी कोई खबर नहीं की और ना ही मुझसे मिलने आए, आपने कभी भी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। अब आप कह रहे हो कि इस मुसीबत के समय मैं आपको छोड़कर वहां चले जाऊं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कहीं नहीं जाने वाली। उस सूर्य कहता है ठीक है मत जाओ, लेकिन अब तुम्हें पुलिस से वही कहना होगा जो मैंने कहा, समझी। इस बीच दोस्तों अचानक से डोरबेल बजती है, जो सुनते ही जल्दी से सूर्य सब कुछ साफ करता है, लाश को हटाकर दूसरे कमरे में रख देता है। फिर वो दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पे वही दुकान वाला सूर्य का छोड़ा हुआ सामान वापस देने आ गया था। वो सूर्य से पूछता है सब ठीक तो है ना, तो वो भी कहता है हाँ वैष्णवी अकेले घर आते वक्त गिर गई थी, बाकी अब वो ठीक है। अब दोस्तों उस दुकानदार को सूर्य के दरवाजे पर एक वॉलेट मिलता है जो कि अंदर पड़े उसी मरे हुए आदमी का है। तो वो दुकानदार सूर्य को वॉलेट देते हुए पूछता है ये किसका है। सूर्य कहता है अरे शायद उस न्यूज़पेपर वाले का छूट गया, उसी का गिर गया होगा, लाओ मैं वापस कर दूंगा। लेकिन यहाँ सूर्य के एक्सप्रेशन को देखकर, परेशान देखकर, वो दुकानदार उससे कहता है तुम उस इंस्पेक्टर से रात को हुई बहस को लेकर ज्यादा मत सोचो, एक काम करो इस कॉलोनी में वर्धा राजू नाम का एक वकील रहता है, तुम उससे जाकर मिलो, वो पक्का तुम्हें कोई ना कोई सलाह जरूर देगा। अब वर्धा राजू और शंकर में बहुत अच्छी दोस्ती है तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यहाँ दुकानदार सूर्य को वर्धा राजू का नंबर भी देकर चला जाता है, जिसके बाद सूर्य वर्धा राजू को कॉल करके उसके घर उससे मिलने जाता है।
जहाँ पर पहले तो वर्धा राजू अपनी काफी ज्यादा तारीफ करता है और फिर काफी पकाने के बाद वो सूर्या से उसकी परेशानी के बारे में पूछता है। तो सूर्या कहता है कि ये परेशानी मेरी नहीं, मेरे दोस्त को है, वो मेरे घर में है, इसलिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। वर्धा राजू सूर्या के घर चलने के लिए तैयार हो जाता है और उसे सूर्या दोस्तों वही लाश वाले कमरे में लेकर जाता है, जिसे देखकर वर्धा राजू कहता है ये तुम्हारे दोस्त सो क्यों रखा है? तो सूर्य कहता है सर ये मेरा दोस्त नहीं है बल्कि अनजान आदमी है और ये मेरी बच्ची के गले से चेन छीनने की कोशिश कर रहा था, जिसे मैंने धक्का दिया और ये मर गया। इससे मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ दूसरे कमरे में लेकर आया हूँ। अब ये जानकर कि ये एक लाश है, वर्धा राजू थोड़ा डर जाता है। वो सूर्या की इसमें मदद करने से बिल्कुल मना कर देता है, पर तभी अंदर से शांति बाहर निकलती है, जो कि वर्धा राजू से सच बताते हुए कहती है ये खून मुझसे अनजाने में हुआ है, इसमें सूर्या की कोई गलती नहीं है। और वो हाथ जोड़कर वर्धा राजू से मदद की भीख मांगने लगती है। अब उसे रोता देखकर वर्धा राजू थोड़ा इमोशनल हो जाता है और इनकी मदद करने को हो जाता है तैयार। वो कहता है कि देखो हमें पहले इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, तुम दोनों लाश को पकड़ो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ माहौल कैसा है, और जब कोई नहीं होगा तो मैं इशारा करूंगा, तुम लाश को बाहर लेकर आना। मगर वर्धा राजू को काफी देर तक वहाँ कोई ना कोई दिख ही रहा था, कभी दूध वाला, कभी सब्जी वाला, तो कभी कोई। तो वर्धा राजू एकदम परेशान और हार कर अंदर आ जाता है। वो सूर्य से पूछता है कि भाई एक बात बता, तुझे ये मेरे बारे में किसने बताया? तो यहाँ सूर्य उसको रात से लेकर सुबह तक की सारी बातें बताता है। साथ ही ये भी बताता है कि अभी कुछ देर में उसके सास ससुर पूरे 7 सालों में पहली बार घर आने वाले हैं। वो कहता है कि देखिए वर्धा राजू जी, आपका नंबर मुझे दुकानदार ने दिया किसी। अब ये सुनकर वर्धा राजू कहता है कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ और अब हमें पुलिस को ही इन्फॉर्म करना होगा। तुम दोनों का स्टेटमेंट होगा कि तुम दोनों ने ही इसे धक्का दिया और एक्सीडेंटली ये मर गया। इस स्टेटमेंट को मत भूलना, बाकी मैं बाहर जाकर सारे पेपर्स तैयार करवाता हूँ। इतना कहकर जैसे वर्धा राजू दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ डोर बेल बजती है। तो वर्धा राजू जल्दी से सूर्या को लाश दूसरे कमरे में छिपाने को कहता है, जिसे सूर्या शांति के साथ मिलकर छुपा देता है। फिर वो शांति को अंदर कमरे में जाने के लिए बोलकर बाहर आता है और वर्धा राजू को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वो जैसे दरवाजा खोलता है ना दोस्तों, वहाँ वही सन की सीआई नरेश खड़ा होता है। वर्धा राजू उसको देखकर सोचता है कि बस आप ही की कमी थी। वो और सूर्या सीआई के सामने बैठ जाते हैं। सीआई कहता है कि सूर्या तुम्हें कंप्लेन चाहिए थी ना, किसी ने तेरे खिलाफ कंप्लेन की है, हम उसी को लेकर यहाँ पर आए हैं। तो वर्धा राजू नरेश को अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद बोलता है, सर आज इसके सास ससुर 7 साल बाद आने वाले हैं, उन्हें जब ये सब पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए आप अभी जाओ, मैं उनके जाने के बाद इसे खुद लेकर पुलिस स्टेशन आ जाऊंगा। लेकिन नरेश तो अपनी बात पे अड़ा रहता है। वो वर्धा राजू के रिश्वत देने पर भी नहीं मानता, क्योंकि उसे सूर्या से अपना बदला जो लेना था। नरेश सूर्या से कहता है कि चलो अंदर बैठकर आराम से बातें करते हैं, वैसे भी मुझे तुम्हारी बीवी से भी मिलना है, कल रात को उसकी भी तो बहुत जबान चल रही थी ना। इतना कहकर वो कांस्टेबल के साथ अंदर आ जाता है। अब अंदर आकर वो वर्धा राजू और सूर्या से कहता है कि पता है सूर्या ने कल कहा था कि वो भी कई एमएलए और मिनिस्टर्स को जानता है, तो एक काम करो, तुम उनमें से किसी एक से मेरी बात करवा दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। बाकी यार अपनी बीवी को बुलाओ, कहाँ है छुपी बैठी वो। तो नरेश कांस्टेबल से उसे ढूंढने के लिए कहता है, जो सुनते ही शांति खुद बाहर आ जाती है। यहाँ नरेश शांति को बहुत सारे टॉन्ट मारता है। वो उससे कहता है अब तुम्हारी बोलो ये जबान क्यों नहीं फूट रही, मगर शांति सॉरी के अलावा कुछ नहीं बोलती। तो नरेश सूर्या के पास आता है और कहता है मुझे तुम्हारी बीवी को पता है एक कॉम्प्लीमेंट देने का मन कर रहा है। जो सुनते हैं दोस्तों सूर्या नरेश को एक बार में गिरा देता है मारकर, मगर ये सब सच नहीं है, वो अपने अंदर सोच रहा होता है अपनी भावनाओं में। तो नरेश शांति को कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम्हारी जबान कैसी भी हो लेकिन तुम बहुत ट्रेडिशनल हो। ये देखकर वर्धा राजू नरेश से पूछता है कि सर कंप्लेन क्या है ये बता दो। तो नरेश कहता है कि सूर्या ने एक ऑटो ड्राइवर को धक्का दे दिया था, उसी ने कंप्लेन लिखवाई थी। वर्धा राजू कहता है कि कुछ ले देकर मामला खत्म कर देते हैं ना। ओह नरेश कहता है कि रिश्वत लेना गलत है, लेकिन अगर तुम अभी 2 लाख पुलिस फंड में जमा करवा दो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। दोस्तों इतना कहते एक बार डोरबेल बजती है फिर से, जिस दरवाजे को वर्धा राजू खोलने जाता है और इस बार शंकर आया होता है, जो कि वर्धा राजू को सूर्या के घर देखकर बिल्कुल हैरान। अब वर्धा राजू और शंकर दोस्त थे ना, इसलिए वो एक दूसरे को देखकर थोड़े हैरान होते हैं। और तभी शंकर वर्धा राजू को बताता है, मतलब अकेले में बताता है कि पता है कल रात 2 पुलिस वालों को अच्छे से सबक सिखाया हमने। और ये सुनते नरेश शंकर को भी अंदर बुलाता है और साथ ही कहता है अब तुम उन सभी लोगों को बुला कर लेकर आओ जो तुम्हारे साथ कल रात टेरेस पर थे। शंकर को रोककर नरेश वर्धा राजू को उन्हें लाने को भेज देता है। वर्धा राजू उन सभी लोगों को कुछ देर बाद वहाँ पे लेके आ जाता है, क्योंकि उसको बता दिया गया था कौन कौन लोग थे, जो सभी फिर नरेश से सॉरी बोलते हैं। पर एक सॉरी से नरेश को कहाँ तसल्ली मिलने वाली थी, इसलिए वो सभी को कान पकड़कर उठक बैठक करने के लिए कह देता है। फिर चाहे वो बच्चा हो या लेडीज, इन सभी में एक लड़का होता है जो चुपके से फोन के जरिए ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक इसी वक्त वर्धा राजू को भी समझ आ जाता है कि ये एक कंप्लेन नकली है
इसमें कोई कंप्लेन नंबर नहीं है। वो इस बारे में नरेश से पूछता है तो नरेश कहता है कि वकील साहब आपको काफी देर लग गई ये पता करने में है। इस बातचीत के दौरान दोस्तों नरेश की नजर उस लड़के के मोबाइल पर पड़ जाती है जिसे लेने के लिए वो उस लड़के की तरफ भागता है। तभी वर्धा राजू जल्दी से उस लड़के को भागने के लिए कह देता है और बोलता है कि जल्दी से वीडियो को किसी और को सेंड कर दो। वो लड़का नरेश से भागते भागते उस लाश वाले कमरे में चला जाता है, जो देखकर सूर्य और शांति को लगता है बस अब काम हो गया। इधर उस कमरे में अचानक से नरेश इस लाश के ऊपर गिर जाता है, जिसके गिरते ही वो आदमी जिसे सब मरा हुआ मान रहे थे वो उठते ही पुलिस को देखकर वहां से भाग खड़ा होता है। यानी दोस्तों वो मरा नहीं था बल्कि सिर्फ बेहोश हो गया था, और वो भागा इसीलिए क्योंकि वो चोर था। उसके जाने के बाद नरेश उस लड़के से मोबाइल छीन लेता है, लेकिन तब तक ये वीडियो उस लड़के ने अपने दोस्त के पास भेज दिया था। ये मोबाइल वाला आइडिया असल में वर्धा राजू का ही था। अब ये सारी बात नरेश पर आ चुकी थी, उसकी अब नौकरी भी जा सकती थी, इसीलिए अब नरेश को इन सभी से माफी मांगनी पड़ जाती है। उसने यहाँ कान पकड़कर उठक बैठक भी किया होते हैं, पर ठीक उसी वक्त वहाँ पर सूर्या के सास ससुर आ जाते हैं, जो कि पुलिस को देखकर हैरान। लेकिन नरेश उनसे कहता है कि हम असल में सूर्या के फैमिली फ्रेंड हैं। जिसके बाद दोस्तों वो अपनी बेटे से मिलते हैं और इसी पॉइंट पर ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सॉरी दोस्तों, मूवी उतनी लाजवाब नहीं थी, लेकिन अब है तो है, क्या कर सकते हैं। बनाई गई है तो हमने सोचा आपके लिए लेकर आ जाएं। बाकी ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।